इस वीडियो में हम कवर करेंगे यूनिट 4 जो कि क्रिएटिविटी इनोवेशन एंटरप्रेन्योरशिप BMB 106 में। ये आपका फोर्थ यूनिट है। ये रिवीजन हम करेंगे इसमें जो इम्पोर्टेंट टॉपिक आ रहे हैं इस यूनिट के। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि आखिर आइडिया जनरेशन होता क्या है। तो द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग, डेवलपिंग एंड कम्युनिकेटिंग न्यू आइडियाज टू सॉल्व प्रॉब्लम, इनोवेट एंड आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटीज। तो आइडिया जनरेशन का एक ऐसी प्रोसेस है जहां पर हम क्या करते हैं कि किसी आइडिया को क्रिएट करते हैं, डेवलप करते हैं और कम्युनिकेट करते हैं। कम्युनिकेशन के सीधे उसका पर्पस क्या है? टू सॉल्व द एनी प्रॉब्लम और इनोवेट और आइडेंटिफाई द अपॉर्चुनिटी। तो कोई भी आइडिया जो जनरेट किया जाता है उसका बेसिक पर्पस क्या होता है? किसी भी स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व करना। और जब सॉल्व करने का मतलब क्या है कि यू जस्ट प्रोवाइड द सोल्यूशन। और सोल्यूशन का मतलब क्या है कि आप जो भी जो है गुड्स या सर्विसेज या प्रोडक्ट आप ऑफर कर रहे हैं। तो दैट होल प्रोसेस नोन एज व्हाट? आइडिया जनरेशन। तो अब हम नेक्स्ट ये जानने की कोशिश करेंगे कि व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन आइडिया एंड अपॉर्चुनिटी। इसका डिफरेंस हमें समझने की बहुत जरूरत है। तो आइडिया क्या है? आइडिया इज ए क्रिएटिव कॉन्सेप्ट और पोटेंशियल सोल्यूशन। क्योंकि आइडिया हमारी क्या है? इमेजिनेटिव लेवल पर है। ये हमारा एक इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है जो हमारा सबकॉन्शियस या कॉन्शियस माइंड है, हमारी जो ब्रेन की एक्टिविटी है, इसमें हम जाते हैं इमेजिनेशन पे और हम एक 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 तरीके से एक इनटेंजिबल जो हम आउटपुट दे रहे हैं वो हमारा कहलाता है आइडिया। वहीं अगर हम अपॉर्चुनिटी पे जाते हैं, अपॉर्चुनिटी इज ए वैलिडेटेड आइडिया दैट इज कॉमर्शियली वाइबल एंड मीट्स ए स्पेसिफिक मार्केट डिमांड। यानी कि आइडिया क्या है? कि इमेजिनेटिव प्रोसेस है, इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है, जो कि अभी क्या है? इनटेंजिबल है। जब इस इनटेंजिबल आइडिया को आप वैलिडेट करते हैं तो कहीं ना कहीं क्या वो कन्वर्ट हो जाता है? किसी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। और वो प्रोडक्ट कॉमर्शियली मार्केट में क्या होता है? वाइबल होता है और मार्केट की एक स्पेसिफिक डिमांड से मैच करता है। अब हम बात करते हैं वैल्यू के बेस पर। तो आइडिया क्या है? आइडिया की वैल्यू अगर हम देखें, इंटेलेक्चुअल है, क्योंकि ये किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का पोटेंशियल रखता है। ठीक है। एंड वही अगर हम बात करें अपॉर्चुनिटी की, तो अपॉर्चुनिटी की जो वैल्यू है वो क्या है? कॉमर्शियल है। क्योंकि ये क्या करता है? इट जनरेट्स प्रॉफिट। और वो बिजनेस क्या करता है? बिजनेस को स्केल कर रहा है, प्रोडक्ट की मार्केट में डिमांड को बढ़ाता है। कॉन्सेप्चुलाइजेशन की बात करें तो आइडिया इज ए इन सीड स्टेज। यानी सीड मतलब क्या है? कि अभी वो डेवलप हो रहा है, पनप रहा है एक तरीके से। और अपॉर्चुनिटी क्या है? इट इज जस्ट लाइक फर्टाइल सॉइल। जहां पर उस आइडिया को जब हम एग्जीक्यूट करेंगे तो वहां से क्या होगा? वो स्केल अप होगा, प्रोडक्ट बनेगा और मार्केट में जाएगा, मार्केट की डिमांड को फुलफिल करेगा। एग्जीक्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम समझना चाहें तो आइडिया एक तरीके का प्राइमरी स्टार्टिंग पॉइंट है और अपॉर्चुनिटी एक तरीके से एडवांस ब्लूप्रिंट की तरह काम करता है। ब्लूप्रिंट क्या है? कि आपको जो सारे काम करने हैं उसको आपने पेन एंड पेपर पर एकदम लिख कर रखा है, दैट इज ब्लूप्रिंट। अब इस यूनिट में जो अगला हमारा टॉपिक है वो है हमारा इंपॉर्टेंस ऑफ आइडिया जनरेशन। तो आइडिया जनरेशन की जो इंपॉर्टेंस है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या हो जा रहा है? एक्सप्लोरिंग न्यू अपॉर्चुनिटीज। हम पीछे पढ़ चुके हैं अपॉर्चुनिटी क्या है? कि जो आइडिया को जब हम वैलिडेट करते हैं, जो कि क्या कर रहा है? मार्केट की डिमांड को फुलफिल करता है, कॉमर्शियली वाइबल है। तो आइडेंटिफाई करना क्या? नई नई अपॉर्चुनिटीज को। नंबर टू क्या है आपका? कंटिन्यूअस इनोवेशन थ्रू आइडिया जनरेशन। जब आप नए आइडियाज को जनरेट करते हैं तो आप किसी स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो वाइल सॉल्विंग प्रॉब्लम आप क्या करते हैं? इनोवेशन के थ्रू आते हैं। आप नए आइडियाज लाते हैं, आपकी अप्रोच अलग होती है, उसमें नोवेलिटी होती है। तो इससे आप इनोवेशन कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारा क्या? चैलेंजिंग कन्वेंशन। जो हमारा ट्रेडिशनल मेथड चलता आ रहा है, जो एग्जिस्टिंग तरीका है काम करने का, आप उसको चैलेंज करते हैं क्योंकि आप नए आइडियाज को लेकर आ रहे हैं जो कि एक ट्रेडिशनल पैटर्न को छोड़कर वो नए तरीके से प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करता है। एंड द नेक्स्ट वन इज व्हाट? रिवाइटलाइजिंग द ऑपरेशनल मेथडोलॉजी। जो हमारा काम करने का तरीका, ऑपरेशंस एक्चुअली में क्या होते हैं? जो डेली बेसिस एक्टिविटीज होती हैं हम उनको कहते हैं। तो उसको नई तरीके से करने को हम कह रहे हैं कि उन ऑपरेशनल मेथडोलॉजीज को हम चेंज करते हैं। नो वाई आइडिया जनरेशन इज इंपॉर्टेंट। अभी हमने ये सारे पॉइंट इसमें कवर किए थे। कुछ और पॉइंट्स है जैसे कि क्या है? क्वेश्चनिंग ओल्ड वेज। हमने भी कहा कि मैं फिर से पीछे आता हूँ कि हमारा जो तरीका है कि कन्वेंशनल जो तरीका है उस पे हम काम नहीं करते, हम नए तरीके से काम करते हैं। और इम्प्रूविंग हाउ टू हाउ हाउ यू वर्क। जैसे कि क्या है? कि अभी जो आपका काम करने का तरीका है उस तरीके में छोटे छोटे आप चेंज करते हैं। जैसे स्मॉल चेंजेस इन करंट प्रैक्टिस कैन रिफ्रेश
ऑपरेशन, कीप योर बिजनेस एजाइल एंड रिस्पॉन्सिव टू इंडस्ट्री चेंजेस। एजाइल का मतलब क्या होता है कि जो आपका काम करने का तरीका है ना, उसमें आप एजिलिटी लाते हैं। आप जो है ना काम को छोटे छोटे पार्ट में बांटते हैं, जिससे क्या करते हैं आप उन ब्रेक डाउन करते हैं, और फिर आपके काम की ना आउटपुट इंप्रूव हो जाती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे जो सबसे इंपॉर्टेंट है, आइडिया जनरेशन मेथड्स की बात करेंगे। तो सबसे पहला जो आइडिया जनरेशन का मेथड आ रहा है वो क्या है, हमारा प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच है। आइडेंटिफाई करिए कि हमारी क्या कॉमन प्रॉब्लम क्या है, पेन पॉइंट्स क्या है इंडस्ट्री की, मार्केट की, और उस पर ब्रेन स्टॉर्मिंग करना होगा। ब्रेन स्टॉर्मिंग का तो अभी मैं आगे इसमें बताता हूँ, वो अगला स्टेप है। नेक्स्ट है हमारा क्या, मार्केट रिसर्च। कस्टमर को अपने कंज्यूमर बिहेवियर को स्टडी कीजिए, मार्केट में ट्रेंड क्या चल रहा है, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज क्या आ रहा है। जैसे आज के डेट में एआई की बात हो रही है, तो एआई क्या है, एक इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है। आपके ये सोर्सेस हो सकते हैं जहां से आप आइडिया को जनरेट कर सकते हैं। Next is brainstorming session. Gather a diverse group of individuals to generate ideas collectively, encourage open and free flow discussion. Brainstorming क्या होता है, आप स्पेसिफिक फील्ड के एक्सपर्ट को लेकर आते हैं, उनको प्रॉब्लम देते हैं, वो उन प्रॉब्लम पे अपनी ब्रेनस्टॉर्मिंग करके एक सोल्यूशन के साथ आते हैं। फिर उस सोल्यूशन पे सभी लोग क्या करते हैं, वन बाय वन डिस्कशन करते हैं, और जो बेस्ट आइडिया होता है उसको सेलेक्ट किया जाता है। नेक्स्ट आता है हमारा स्वॉट एनालिसिस। स्वॉट एनालिसिस का सीधा मतलब क्या है, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट। ये एक हमारी एनालिसिस है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं कि अपनी जो वेंचर है, वेंचर में हमारे क्या स्ट्रेंथ है, क्या हमारे थ्रेट्स है, उसको हम आइडेंटिफाई करते हैं। वहां से हम कोशिश करते हैं कि हम को कुछ इनपुट्स मिल जाए जिनके बेस पे हम आइडिया को जनरेट कर सकें। नेक्स्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है हमारा कस्टमर फीडबैक एंड सर्वे। कस्टमर की तरफ से जो फीडबैक आ रहा है वो हमेशा से इंपॉर्टेंट सोर्स होते हैं आइडिया जनरेशन के, और आपको उन पोटेंशियल कस्टमर के जो फीडबैक है उनको समझना होगा, उनके चैलेंजेस को, प्रेफरेंसेस को। वंस यू आइडेंटिफाई द चैलेंजेस एंड प्रेफरेंसेस ऑफ ए एग्जिस्टिंग पोटेंशियल कस्टमर, तो ये आपके लिए एक बहुत बेहतर सोर्स हो सकता है आइडिया जनरेशन का। नेक्स्ट इज व्हाट, कस्टमर एनालिसिस, सॉरी, competitor analysis. Study offering and strategies of competitor to identify area where you can differentiate or innovate. You have to study your राइवल फर्म, आपकी जो राइवल फर्म है, जो आपके कंपटीटर्स हैं, उनके प्रोडक्ट क्या आ रहे हैं, वो किस तरीके से कौन से स्ट्रेटजीज से काम कर रहे हैं, उनको आपको आइडेंटिफाई करना होगा, समझना होगा। अकॉर्डिंगली यू कैन जनरेट न्यू आइडियाज एज पर द स्टडी ऑफ योर कंपटीटर। नेक्स्ट हमारा क्या, ट्रेंड एनालिसिस। मॉनिटर इंडस्ट्री ट्रेंड, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट एंड सोशल शिफ्ट टू एंटिसिपेट फ्यूचर डिमांड्स एंड अपॉर्चुनिटीज। आपको ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना होगा कि अगले 5 साल में क्या चलेगा, या नेक्स्ट ईयर क्या चीज़ मार्केट में आएगी। अगर आप उस ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर पाएंगे तो आपके पास एक आइडिया होगा, और उस आइडिया से आप उस एग्जिस्टिंग मार्केट को, यानी कि जो मार्केट में डिमांड आने वाली, जिसे हम क्या कहेंगे, फ्यूचर डिमांड कहेंगे, अपॉर्चुनिटीज होंगे, उसको भी आप फुलफिल कर सकते। तो ट्रेंड एनालिसिस कैन बी ए गुड सोर्स ऑफ आइडिया जनरेशन। नेक्स्ट इज क्रिएटिव थिंकिंग टेक्निक्स। उसमें हम बात करते हैं, इस स्कैम्पर की बात करते हैं, दैट इज सब्सटीट्यूट, कंबाइन, अडॉप्ट, मॉडिफाई, पुट टू अनदर यूज, एलिमिनेट एंड रिवर्स। इस टेक्निक का भी यूज किया जाता है फॉर माइंड मैपिंग, जहां से हम आइडिया को जनरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ आइडियाज। अब सबसे पहला जो क्लासिफिकेशन किया गया आइडियाज का वो क्या है, शॉर्ट टर्म वर्सेस लॉन्ग टर्म। कैटेगरी बनाई गई है आइडियाज की, और उसमें एक बहुत ही बेसिक तरीका क्या रखा गया है कि ड्यूरेशन माना गया। शॉर्ट टर्म का हम ये मानते हैं लेस देन 1 ईयर, और लॉन्ग टर्म की हम बात करते हैं जो 5 साल या 5 साल से ज्यादा की जब हम बात करते हैं तो उसको हम कहते हैं लॉन्ग टर्म। तो जो शॉर्ट टर्म है वो हमारा कहते हैं क्विक इंप्लीमेंटेशन होता है, प्रॉफिटेबिलिटी होती है। वही अगर हम लॉन्ग टर्म की बात करते हैं तो उसमें टाइम ज़्यादा लगता है, उसमें रिसोर्स भी हमें ज़्यादा इनपुट उसमें लगेगा, क्योंकि इसको डेवलप करने में हमें टाइम लग रहा है। नेक्स्ट हमारा प्रोडक्ट वर्सेस सर्विस। डिफरेंशिएट बिटवीन आइडियाज दैट रिवॉल्व अराउंड क्रिएटिंग टेंजिबल प्रोडक्ट और दोज फोकस ऑन प्रोवाइडिंग इनटेंजिबल सर्विसेज। क्या आप कोई फिजिकल प्रोडक्ट दे रहे हैं तो आपका प्रोडक्ट बेस पर हो जाएगा, और क्या जैसे आप इनटेंजिबल सर्विसेज दे रहे हैं, टीचिंग क्या है, एक तरीके की इनटेंजिबल सर्विसेज है ये, तो सर्विसेज टाइप में होगा। फिर बात करते हैं हम किसके बेस पर, मार्केट सेगमेंट। क्लासीफाई आइडिया बेस्ड ऑन द स्पेसिफिक टारगेट ऑडियंस और मार्केट सेगमेंट दे सर्व। हाँ, आप सर्व किसको करें। फॉर द एग्जाम्पल अगर मैं ले लूँ डेमोग्राफिकली, एज वाइज मैं चल रहा हूँ, तो क्या मैं जो है टीनेजर्स को फोकस कर रहा हूँ, क्या मैं एल्डरली पीपल को फोकस कर रहा हूँ, तो उस हिसाब से हमें मार्केट सेगमेंट के बेस पे भी अपना आइडिया को क्लासीफाई करते हैं। फिर आता है हमारा टेक्नोलॉजी ड्रिवन वर्सेस नॉन टेक्नोलॉजी ड्रिवन। Distinguish between ideas that heavily rely on technology or innovation and those
दैट आर मोर ट्रेडिशनल इन नेचर। क्या आपका जो आइडिया है वो टेक्नोलॉजिकल बेस्ड है, टेक्नोलॉजी के बिना वो सर्वाइव नहीं कर सकता या डेवलप नहीं किया सकता, तो टेक्नोलॉजिकल ड्रिवन हो जाएगा। और कोई ऐसा जो ट्रेडिशनल तरीके से काम कर रहा है वो हमारा क्या हो जाएगा, नॉन टेक्नोलॉजी ड्रिवन आइडिया हो जाएगा। फिर हम बात करेंगे रिस्क लेवल की। Evaluate the level of risk associated with each idea, considering factors like financial investment, market uncertainty, and competitive landscape. आपको कुछ एक तरीके से क्राइटेरिया लेना होगा जिसके बेस पर आप देखेंगे कि आपका जो रिस्क लेवल है आपके आइडिया का, क्या वो लो है, क्या वो हाई है, या वो मॉडरेट है। और उसके वेरिएबल्स क्या हो जाएंगे, फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट, पैसा कितना लग रहा है, मार्केट कितना अनसर्टन है, क्या मार्केट में अप्स एंड डाउन है, कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप कैसे। इन क्राइटेरिया के बेस पे आपको रिस्क एसोसिएशन को भी देखना होगा। रिस्क का एसोसिएशन जो लिया जाएगा, हाई लिया जाएगा, मॉडरेट लिया जाएगा, या लो लिया जाएगा। फिर हम बात करते हैं सोशल इम्पैक्ट की। डिटरमाइन इफ द आइडिया हैज द पोटेंशियल टू मेक ए पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी, द इन्वायरमेंट और स्पेसिफिक कम्युनिटीज। क्या आपका आइडिया, हम जैसे कि हम बात करें कि आज की डेट में लोग बात करते हैं कि कार्बन फुटप्रिंट को कम करना है, तो आप जो प्रोडक्ट लेकर आ रहे हैं क्या वो एनर्जी इफिशियंट है, क्या आपके प्रोडक्शन प्रोसेस में जो मटेरियल यूज़ किया जा रहा है वो सस्टेनेबल है। तो इस टाइप के जो हमारे आइडियाज़ होंगे वो क्या है, वो सोसाइटी, इन्वायरमेंट या स्पेसिफिक कम्युनिटीज़ पर इम्पैक्ट डाल रहा है पॉजिटिवली, तो वो सोशल इम्पैक्ट हो जाएगा। मोनेटाइजेशन स्ट्रेटजी, क्लासिफाई आइडिया बेस्ड ऑन रेवेन्यू मॉडल। आपका रेवेन्यू मॉडल क्या है, कि आप किस तरीके से ले रहे हैं, जैसे पे पर क्लिक ले रहे हैं, सब्सक्रिप्शन मॉडल पर ले रहे हैं, एडवर्टाइजिंग सपोर्टेड पे आप जा रहे हैं, या ट्रांजेक्शन बेस पर जा रहे हैं। तो मोनेटाइजेशन स्ट्रेटजी क्या है, कि आप किस तरीके से पैसा आप अर्न करना चाहते हैं, रेवेन्यू कैसे जनरेट करेंगे, उसके बेस पे भी आइडिया को क्लासीफाई किया जा सकता है। अभी एक छोटा सा एग्जांपल हम लेंगे आइडिया का। जैसे कि एशियन पेंट ने क्या किया ना, कि होम डेकोर के लिए पर्सनलाइज्ड फैसिलिटीज लेके आया। अब जैसे उन्होंने प्रॉब्लम क्या आइडेंटिफाई की, कि होम पेंटिंग इन इंडिया वाज सीन ए टीडियस एंड मेसी विद नो असिस्टेंस फॉर कस्टमर इन चूजिंग कलर और डिजाइन। पहले इंडिया में कस्टमर को किसी भी तरीके का असिस्टेंस नहीं था कि डिजाइन क्या होनी चाहिए या कलर क्या होना चाहिए घर के लिए। अब इसमें आइडिया क्या, एशियन पेंट ने क्या किया, इस प्रोसेस को पूरा का पूरा क्या किया, उसमें एक ट्रांजिशंस लेकर और पेंट मैन्युफैक्चरिंग के साथ वो क्या काम करना शुरू किया उन्होंने, पर्सनलाइज्ड होम डिकोर सोल्यूशन इंक्लूडिंग कलर कंसल्टेशन एंड प्रोफेशनल सर्विसेज। एग्जीक्यूशन में क्या किया, दे लॉन्च्ड व्हाट, कलर नेक्स्ट इनिशिएटिव टू प्रोवाइड ट्रेंड बेस्ड कलर सजेशन। अब आपको कलर के सजेशन दिए जाते हैं। इंट्रोड्यूस सर्विसेज लाइक ब्यूटीफुल होम सर्विसेज ऑफरिंग इन टू एंड solution from design to execution, use data analytics to understand customer preferences and created target marketing campaign। अब इस तरीके से जो उन्होंने किया है, ये अपने आप में एक ऐसी प्रोसेस हो गई है कि कस्टमर को अगर कोई भी सर्विस चाहिए तो उस सर्विस के लिए उसे क्या करना होगा, उसे एशियन पेंट के पास जाना होगा, और एशियन पेंट क्या करेगा, उन्हें अपनी एक ऐसी सर्विस देगा जहां पर जैसे कलर कॉम्बिनेशन की बात करते हैं तो वो कलर आप अपने हिसाब से डिजाइन करा सकते हैं। इवन सबसे अच्छी चीज क्या है ना, कि वो हर स्टोर पर उन्होंने अपनी फैसिलिटी प्रोवाइड कर रखी है जहां पर तुरंत ही इंस्टेंट कलर को प्रिपेयर करके आपको दिया जाएगा। तो ये उन्होंने एक आइडिया देखा, यानी कि प्रॉब्लम आइडेंटिफाई की, देन उस आइडिया पर उन्होंने काम करते हुए एक पर्सनलाइज्ड होम डिकोर की सर्विस लेकर आए। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, इंडिविजुअल क्रिएटिविटी, जो कि इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इंडिविजुअल क्रिएटिविटी को बहुत सिंपल तरीके से अगर समझा जाए तो एक ऐसा इंडिविजुअल जो अपनी इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी पे किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, या कोई एक यूनिक सॉल्यूशन दे रहा है, या कोई एक आइडिया दे रहा है, तो वो क्या कहलाती है, उस व्यक्ति की अपनी इंडिविजुअल क्रिएटिविटी कहलाएगी। It refers to the ability of a person to generate new, useful, original ideas to solve problem, improve processes और create opportunity। ये एक व्यक्ति की क्या है, अपनी एक एबिलिटी है, योग्यता है, क्या, जनरेट करना नए, यूजफुल यानी उपयोगी, एकदम नई, जो कि अभी तक एग्जिस्ट नहीं कर रही थी, आइडिया को, जो कि क्या करेगी, किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगी, या किसी प्रोसेस को इंप्रूव करेगी, या अपॉर्चुनिटीज को क्रिएट करेगी। तो ये क्या कहलाएगी, इंडिविजुअल creativity। An individual creativity is a mental ability of a person to think differently। देखिए इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है, मेंटल एबिलिटी मतलब क्या होगा, आपकी इंटेलेक्चुअल प्रोसेस। हम जानते हैं क्रिएटिविटी क्या है, क्रिएटिविटी इज ए मिस्टीरियस, रहस्यमयी एंड स्पॉन्टेनियस। आप सोच के नहीं क्रिएटिव हो सकते, स्पॉन्टेनियस होती है नेचर में, इसीलिए इसको क्या माना गया, इंटेलेक्चुअल प्रोसेस माना गया है। विच थिंक डिफरेंटली एंड कंबाइंस आइडियाज इन ए वे एंड फाइंड यूनिक सोल्यूशन टू प्रॉब्लम। अब जैसे कोई भी एक ऑथर है, अगर वो बुक लिख रहा है तो वो उसकी क्या है, उसकी इंडिविजुअल क्रिएटिविटी है। ए प्रोसेस मैनेजर कमिंग अप विद अ न्यू प्रोसेस, एक प्रोसेस मैनेजर एक नया प्रोसेस का तरीका लेकर आ रहा है, ये उसकी क्या है, इंडिविजुअल
क्रिएटिविटी। नेक्स्ट अभी हम समझेंगे कि व्हाट आर द फीचर्स ऑफ द इंडिविजुअल क्रिएटिविटी। सबसे इंपॉर्टेंट फीचर क्या हो जाता है इंडिविजुअल क्रिएटिविटी में? ओरिजिनल थिंकिंग, जैसे हम ओजी कहते हैं ना, ओजी मतलब ओरिजिनल। प्रोड्यूसिंग न्यू एंड अनकॉमन आइडियाज। एक व्यक्ति जो कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक यूनिक सोल्यूशन लेके आ रहा है, वो अभी तक क्या होता है? न्यू होता है और अनकॉमन होता है, कॉमन नहीं होता है। नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्विंग, सॉल्विंग एबिलिटी, फाइंडिंग सोल्यूशन इन डिफिकल्ट सिचुएशन। और क्रिएटिविटी का सीधा फंडा ही क्या होता है कि यू हैव टू प्रोवाइड सिंपल सोल्यूशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम। इमेजिनेशन, एबिलिटी टू विजुलाइज न्यू पॉसिबिलिटीज। इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है, आप इमेजिन करते हैं कि इस प्रॉब्लम में अगर ये सोल्यूशन हम देंगे तो हमको ये आउटपुट मिल सकता है। नेक्स्ट हमारा क्या? फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब क्या है कि आपके सामने अगर चेंजेस आ रहे हैं तो चेंजेस के अकॉर्डिंग क्या आपके अंदर वो अप्रोच है अपने आप को भी एडजस्ट करने की, चेंज कर लेने की। तो फ्लेक्सिबिलिटी क्या है? विलिंगनेस टू चेंज आइडियाज एंड अप्रोच। क्या आपके आइडियाज में अगर किसी तरीके का सजेशन आता है या सामने सर्कमटेंसेस में चेंजेस हो रहे हैं तो आप आइडियाज को चेंज कर सकते हैं कि नहीं? अगर आप चेंज कर सकते हैं तो यू आर वेरी मच फ्लेक्सिबल। तो इंडिविजुअल क्रिएटिविटी में क्या होती है? फ्लेक्सिबिलिटी भी होती है। एंड क्यूरियोसिटी, डिजायर टू लर्न एंड एक्सप्लोर। जिज्ञासा है, आप कितने, आप हमेशा आपके माइंड में क्वेश्चन रहता है ना कि ये चीज ऐसे क्यों हो रही है, हमें जानने की एक ललक होती है लर्न करने की, दैट इज क्यूरियोसिटी। एंड रिस्क टेकिंग, करेज टू ट्राई न्यू आइडियाज। देखिए अगर आपके अंदर वो कैपेसिटी नहीं है कि आप रिस्क नहीं ले सकते तो आप एक अच्छे क्रिएटिव इंडिविजुअल नहीं हो सकते, क्योंकि जब तक आप नई चीज़ों को ट्राई नहीं करेंगे तब तक आपके अंदर वो रिस्क टेकिंग कैपेसिटी आएगी ही नहीं। नेक्स्ट है फैक्टर अफेक्टिंग इंडिविजुअल क्रिएटिविटी। देखिए कौन कौन से फैक्टर हैं जो किसी भी इंडिविजुअल की क्रिएटिविटी को अफेक्ट करते हैं। नॉलेज एंड स्किल। स्किल 100%, अगर आपके पास बेहतर नॉलेज है, बेहतर स्किल है, तो वो आपकी क्रिएटिविटी को इन्फ्लुएंस करेगा। एंड द टाइप ऑफ मोटिवेशन, आप कितना सेल्फ डायरेक्टेड है, कितना सेल्फ मोटिवेटेड है, आपका इंटरेस्ट कितना है, 100% आपको आपके इंडिविजुअल क्रिएटिविटी को भी अफेक्ट करेगा। नेक्स्ट है हमारा पर्सनालिटी ट्रेट। क्या आप सेल्फ कॉन्फिडेंस है, आप कितने ओपन हैं कि कोई भी आपके पास आइडियाज आ रहा है तो आप उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट है एक्सपीरियंस एंड लर्निंग। लर्निंग क्या है? लर्निंग एक चीज तरीके से अगर मैं बताऊं तो लर्निंग है एक तरीके का परमानेंट बिहेवियरल चेंज। आपने कोई भी चीज सीखी और वो आपके बिहेवियर में आ गए, तो आपके पास्ट एक्सपीरियंस ये सारी चीजें आपके बिहेवियर को क्या करती है? शेप करती हैं। तो एक्सपीरियंस एंड लर्निंग इज ऑल्सो मेजर फैक्टर विच अफेक्ट वॉट? इंडिविजुअल क्रिएटिविटी। एंड द वर्क इन्वायरमेंट एंड कल्चर, आप जहाँ पर काम कर रहे हैं वहाँ का वर्क वर्क कल्चर कैसा है, क्या लोग कोऑपरेटिव हैं, क्या वहाँ पे हार्मनी है। अगर इन्वायरमेंट बहुत ही पीसफुल है, बहुत ही पॉजिटिव है, तो आपका जो क्रिएटिव पार्ट है वो बहुत अच्छी तरीके से काम करेगा प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। नेक्स्ट टॉपिक पे अब जो हम आ रहे हैं वो है क्या? प्रोसेस ऑफ लॉन्चिंग ए न्यू वेंचर। ये टॉपिक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है और इसको आपको अच्छे तरीके से पढ़ने की जरूरत है। तो सबसे पहला जो प्रोसेस में स्टेप आएगा वो क्या आएगा? कॉन्सेप्चुलाइजेशन एंड आइडिया जनरेशन। कॉन्सेप्चुलाइजेशन मतलब क्या? पहले आपको ये सोचना होगा कि हमारा आइडिया क्या होगा, कॉन्सेप्ट क्या होगा। जनरेट एंड डिफाइन द बिजनेस आइडिया बेस्ड ऑन अपॉर्चुनिटी असेसमेंट एंड क्रिएटिव थिंकिंग। आपको देखना होगा कि जो आप अपॉर्चुनिटी एक्सप्लोर कर रहे हैं वहां पर हमारे लिए किस तरीके के आइडियाज काम कर सकते हैं, ताकि हम एक बेहतर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज आइडेंटिटी प्रोवाइड कर सके। तो पहला स्टेज क्या हो जाएगा? टू जनरेट idea. Number two is what? Business planning. Develop a comprehensive business plan that outlines the vision, mission, target market, revenue model, financial projections and operational strategies. आपका विजन और मिशन क्या है, यानी कि आप अपने आप को अगले 5 साल में क्या देख, कहाँ पर देखते हैं, आप किस तरीके से अपने प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को मार्केट में ऑफर करना चाहते हैं। टारगेट मार्केट क्या होगा, आप किस तरीके की मार्केट पर फोकस करना चाह रहे हैं, डिफरेंशिएटेड, अनडिफरेंशिएटेड या नीच पर जाना चाहते हैं। रेवेन्यू मॉडल क्या होगा, पे पर क्लिक पर जाएंगे, ट्रांजेक्शन पर जाएंगे, सब्सक्रिप्शन पर जाएंगे, फ्री मॉडल पर जाएंगे या एडवर्टीजमेंट बेस पर जाएंगे। फाइनेंशियल प्रोजेक्शंस, आपका कैश इनफ्लो क्या होगा, कैश आउटफ्लो क्या होगा, आपकी ऑपरेशनल स्ट्रेटजीज क्या होंगी। तो नंबर टू हमारा जो प्रोसेस क्या हो जाएगा, किसी भी अगर हम वेंचर को लॉन्च करना चाहते हैं, पहला क्या है? आइडिया जनरेशन। दूसरा क्या हो जाएगा? हमारा बिजनेस प्लानिंग। एंड द थर्ड वन इज द लीगल स्ट्रक्चर एंड रजिस्ट्रेशन। आपको अपनी जो फर्म है उसका लीगल स्ट्रक्चर, यानी कि आप वो सोल प्रोप्राइटरशिप रहेगी, क्या पार्टनरशिप रहेगी, एलएलसी रहेगी या कॉर्पोरेशन रहेगी। एंड आपको फिर क्या करना होगा, जो आपकी लीगल बॉडीज हैं उनके थ्रू आपको अपनी फर्म को रजिस्टर्ड कराना होगा। तो ये हमारा हो जाएगा लीगल स्ट्रक्चर एंड रजिस्ट्रेशन।
नेक्स्ट हमारा जो फोर्थ स्टेप आएगा वो आएगा हमारा फंडिंग एंड फाइनेंसिंग। डिटरमाइन द इनिशियल कैपिटल रिक्वायरमेंट एंड एक्सप्लोर फंडिंग ऑप्शन सच एज पर्सनल सेविंग, लोन, इन्वेस्टर्स और वेंचर कैपिटल। आपको देखना होगा कि भाई हमें पहले कितना पैसा रिक्वायर्ड है और देखना होगा हम पैसे कहाँ से जो है इन्वेस्ट कर सकते हैं। जैसे पर्सनल सेविंग का एक तरीका बोला गया है इसको बूट स्ट्रैपिंग, कि आप अपना अगर पैसा लगाते हो उसे बूट स्ट्रैपिंग कहा जाता है। आप लोन लेंगे बैंक से या आप इन्वेस्टर्स के पास जाएंगे या जो वीसी फर्म होती है, वेंचर कैपिटल होती है, आप उनके पास जाएंगे तो वहाँ पे अगर आप जाएंगे तो आपको अपने आइडियाज़ को पिच करना होगा, अपने प्रोजेक्ट को बताना होगा। अगर उनको पोटेंशियल लगेगा तो वो 100% इन्वेस्ट करते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है प्रोडक्ट ऑब्लिक सर्विस डेवलपमेंट। अब आपका जो बिजनेस प्लान है, क्या आप किसी फिजिकल प्रोडक्ट पर जा रहे हैं या आप एक इनटेंजिबल सर्विसेज पर जा रहे हैं, तो डेवलप, रिफाइन एंड टेस्ट द प्रोडक्ट और सर्विसेज टू इंश्योर दे मीट क्वालिटी स्टैंडर्ड एंड कस्टमर एक्सपेक्टेशंस। क्वालिटी का सीधा मतलब क्या होता है, कन्फर्मेंस बाय द परफॉर्मेंस। अगर आप कोई भी चीज यानी कि कोई भी आप वैल्यू या यूजेस अपने प्रोडक्ट में आप कस्टमर को ऑफर कर रहे हैं और कस्टमर को वो चीजें मिल जाती है, तो इसका मतलब वो क्या है, क्वालिटी प्रोडक्ट है। आपने बाइक खरीदी और कंपनी ने आपको बोला कि आपको मिनिमम 50 किलोमीटर का माइलेज मिलेगा। अगर वो आपको माइलेज मिल रहा है तो वो आपके लिए क्वालिटी प्रोडक्ट है। अगर आपको वो माइलेज नहीं मिल रहा तो वो क्वालिटी प्रोडक्ट नहीं है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, 50 बोला और 45 मिल रहा है, तो ये जोन ऑफ टॉलरेंस का एक कॉन्सेप्ट आता है कि 5 किलोमीटर है तो कस्टमर उसको टॉलरेट कर लेता है, लेकिन बियॉन्ड उससे भी अगर नीचे चला जाएगा तो आप टॉलरेट नहीं करेंगे, तो आप ये मानेंगे क्वालिटी प्रोडक्ट नहीं है। नेक्स्ट आएगा हमारा जो लॉन्चिंग में, अगर हम न्यू वेंचर की बात करते हैं, मार्केटिंग एंड ब्रांडिंग। क्रिएट ए स्ट्रॉन्ग ब्रांड। ब्रांड क्या होता है, एक तरीके का हम ये मान लें कि जो एक प्रोडक्ट की हमारी आइडेंटिटी होती है। और जैसे कि ब्रांड हमारा जो है ये टेक्स्ट भी हो सकता है, इमेज भी हो सकता है, इसका कॉम्बिनेशन हो सकता है। ठीक है, जो ब्रांड का लोगो हम यूज करते हैं। और फिर डेवलपिंग मार्केटिंग स्ट्रेटजीज एंड इम्प्लीमेंट प्रमोशनल एक्टिविटीज टू रीच एंड अट्रैक्ट टारगेट कस्टमर। प्रोडक्ट आपका कितना भी अच्छा है, अगर आपने अपने कस्टमर को इन्फॉर्म नहीं किया, अवेयर नहीं किया, उसको फॉलो अप नहीं किया, तो आपका मार्केट में डिमांड नहीं रहेगा। इसलिए प्रोडक्ट के प्रमोशन की बहुत ज़रूरत है ताकि आपकी इंफॉर्मेशन आउटरीच हो सके। नेक्स्ट है आपका सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन। एस्टैब्लिश सेल्स चैनल एंड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क टू गेट द प्रोडक्ट सर्विसेज टू कस्टमर इफेक्टिवली। सेल्स चैनल यानी कि प्रोडक्ट को आपको बेचने के लिए एफर्ट करना होगा, कोई भी कस्टमर आपके पास नहीं आएगा, तो यू हैव टू डेवलप व्हाट ए डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। आपका जो है रिटेलर होना चाहिए, होलसेलर होना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूशन आपका होना चाहिए, कैरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट जिसे हम CNF कहते हैं। तो सेल्स चैनल और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को भी आपको एस्टैब्लिश करना होगा ताकि आपका प्रोडक्ट आपके जो जियोग्राफिकल एरिया आप जिसको कैटर कर रहे हैं वहां पर उसकी अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे वो हमारा आ जाएगा ऑपरेशंस एंड मैनेजमेंट। सेटअप ए efficient operational process, hire and train staff and implement management system to ensure smooth day to day ऑपरेशन। ऑपरेशंस का सीधा मतलब क्या होता है, डेली बेसिस की जो एक्टिविटीज़ रहती हैं उनको हम ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ कहते हैं। उसके लिए आपके पास स्किल्ड मैन पावर होना चाहिए, एक इफेक्टिव सिस्टम होना चाहिए जिससे आप अपने डेली बेसिस के काम को मैनेज कर सकें। Next one is the launch and market entry. Official launch of the business and execute marketing and sales strategies to attract initial customer. सबसे पहला जो कस्टमर उसको अट्रैक्ट करना है आपके लिए सबसे डिफिकल्ट टास्क होता है। तो आपको जो अपना जब बिजनेस आप अपना लॉन्च करेंगे तो आपकी एक जो मार्केटिंग और जो आपकी सेल्स की स्ट्रेटजीज होगी वो आपको इफेक्टिवली प्लान करनी पड़ेगी। द सेकेंड लास्ट वन इज द फीडबैक एंड इटरेशन। गैदर कस्टमर फीडबैक। कस्टमर से आप जितना मैक्सिमम हो सकता है इनपुट लीजिए, जो डेटा है वो आपके पास आ जाएगा। एंड देन व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू इम्प्रूव इट। रिफाइन करिए अपने स्ट्रेटजीज को, इन्हेंस करिए ऑफरिंग को, जो आप प्रोडक्ट आप ऑफर कर रहे हैं। इटरेशन का मतलब क्या होता है कि आप इस प्रोसेस को तब तक करते रहिए जब तक आपको एक्सपेक्टेड आउटपुट ना मिल जाए। इटरेशन का मतलब होता है रिपीट करना। एंड द लास्ट वन इज व्हाट, स्केलिंग एंड ग्रोथ। एक्सपेंड द बिजनेस बाय एंटरिंग न्यू मार्केट, इंट्रोड्यूसिंग न्यू प्रोडक्ट और सर्विसेज और इंक्रीजिंग प्रोडक्शन कैपेसिटी। आपने बिजनेस एक बार शुरू किया था तो आप सेम टाइप के प्रोडक्ट पर नहीं रह सकते। आपको नए प्रोडक्ट आपको लॉन्च करना पड़ेगा, अपने आप को एक्सपेंड करना होगा, नए मार्केट में जाना होगा। अगर आप ऐसा करेंगे तभी आप अपने बिजनेस को 2x 4x तक ग्रो कर पाएंगे। एंड दीज ऑल आर द प्रोसेस ऑफ लॉन्चिंग ए न्यू वेंचर। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारे सामने आ रहा है वो आ रहा है अब चैलेंजेस क्या हैं किसी भी, अगर हम बिजनेस को या वेंचर को हम लॉन्च करते हैं। सबसे पहला जो चैलेंज आ जाता है ना, मार्केट कंडीशन बहुत ही अनसर्टेन होती है। इकोनॉमिक फ्लक्चुएशंस आ गए, कस्टमर का जो बिहेवियर है उसमें चेंज आ गया।
अनएक्सपेक्टेड इवेंट जैसे कि कोविड-19 आ गया था, हमारा पैंडेमिक आ गया था, उसको हम कुछ कर ही नहीं सकते। दीज आर द अनसर्टेन मार्केट कंडीशन विच यू हैव टू फेस एंड यू हैव टू मैनेज इट। रिसोर्स कंस्ट्रेंट, लिमिटेड कैपिटल, आपके पास पैसा कम है, स्किल्ड मैन पावर नहीं है, आपके पास वो टेक्नोलॉजी नहीं है जिससे आप बहुत बेहतर तरीके से प्रोडक्ट को मार्केट में प्रोड्यूस कर सके। तो ये आपके सामने, क्योंकि देखिए रिसोर्सेस हमेशा लिमिटेड होते हैं, कभी भी किसी फर्म के पास अनलिमिटेड कैपिटल, अनलिमिटेड मैन पावर या टेक्नोलॉजी नहीं होती। यू हैव टू मैनेज इट। द नेक्स्ट वन इज द कंपटीशन। देखिए, अगर बहुत ही हैवी कंपटीशन है, क्योंकि मार्केट में जो एक प्लेयर बैठा वो जो पहले से एग्जिस्टिंग है, स्टैब्लिश्ड है, काफ़ी लंबे समय से 2 डिकेड से काम कर रहा है, तो कहीं ना कहीं नई फर्म को अपने आप को स्टैब्लिश करने में टाइम लगता है, और वो उनके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। जैसे रिलायंस के साथ compete करें, तो रिलायंस के साथ सबसे बड़ी चीज़ क्या है, वो कैश बर्न करते हैं। उनके पास इतना कैपिटल है कि वो अगले 10 साल तक बिना रेवेन्यू जनरेट किए अगर वो काम करते हैं, प्रॉफिट नहीं बनाते हैं, तो वो चलेगा उनको। लेकिन 10 साल के बाद उनकी अपनी एक स्ट्रेटजी होती है, धीरे धीरे प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पर वो आते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा रेगुलेटरी एंड कंप्लायंस इशू। जो गवर्नमेंट की तरफ से लीगल और अलग अलग तरीके से जो रेगुलेशंस होते हैं, वो आपको फुलफिल करना होता है। अगर आप उसको फुलफिल नहीं कर पाएंगे, तब आपके लिए बिजनेस रन कर पाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। लेदर इंडस्ट्री में जो लोग काम करते हैं, उनके लिए जो जो हमारा नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है, उसका इन्वायरमेंट के बहुत से कंप्लायंस है, उसको फुलफिल करना, अगर आप नहीं फुलफिल कर पाएंगे तो आप सर्वाइव ही नहीं कर सकते। नेक्स्ट है टैलेंट एक्विजिशन एंड रिटेंशन। अच्छे लोग जो स्किल्ड हैं, जो अब बेहतर नॉलेज वाले लोग हैं, अगर आप उनको एक्वायर नहीं कर पा रहे हैं, यानी उनको अपने यहाँ रिक्रूट नहीं कर पा रहे हैं, आप उनको मोटिवेट करके अपने यहाँ अगर आप सस्टेन नहीं कर पा रहे हैं, रिटेन नहीं कर पा रहे हैं, ये आपके लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। क्योंकि अगर अच्छे लोग, अगर आपके पास गुड एम्प्लॉयज़ अगर आपके पास नहीं, क्योंकि उनको ह्यूमन कैपिटल माना गया है, तो अगर आप उनको सस्टेन नहीं कर पा रहे, रिटेन नहीं कर पा रहे हैं, तो दैट इज़ अ ग्रेट चैलेंज फॉर यू। नेक्स्ट हमारा रिस्क मैनेजमेंट। आइडेंटिफाई करना होगा और आपको मिटिगेट करना होगा रिस्क को, साथ में फाइनेंशियल, ऑपरेशनल, मार्केट रिस्क को, जितने भी रिस्क हैं उनको आइडेंटिफाई करके उनको आपको ओवरकम करना होगा, एंड यू हैव टू टेक द करेक्टिव एक्शन। तभी आप अपने बिजनेस को सरवाइव कर पाएंगे। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा बिजनेस प्लान। तो बेसिकली हमें इसे पढ़ना है, बिजनेस प्लानिंग प्रोसेस को हमको पढ़ना है, लेकिन अभी हम पहले समझेंगे कि व्हाट इज बिजनेस प्लान। ए बिजनेस प्लान इज ए कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंट। ध्यान दीजिएगा, बिजनेस प्लान क्या है, एक तरीके का डॉक्यूमेंट है विच आउटलाइंस, वो क्या करता है, दैट आउटलाइंस द गोल्स। बिजनेस के गोल क्या है, स्ट्रेटजीज क्या है, ऑपरेशंस क्या है, एंड फाइनेंशियल फॉरकास्ट ऑफ ए बिजनेस। यानी कि आपका फॉरकास्ट, यानी आप प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि क्या चीजें आपको फाइनेंशियल गेन्स होंगे। इट सर्व्स एज ए रोड मैप फॉर एंटरप्रेन्योर, प्रोवाइडिंग क्लियर पाथ टू अचीविंग देयर ऑब्जेक्टिव। एक तरीके का रोड मैप है, डॉक्यूमेंट है, जो कि एक एंटरप्रेन्योर को बतलाता है कि किस तरीके से वो अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करेगा। अब हम नेक्स्ट हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम बिजनेस प्लानिंग प्रोसेस। The business planning process is a systematic approach to convert a business idea into a viable and sustainable enterprises. शुरू में हम लोगों ने पढ़ा था आइडिया और अपॉर्चुनिटी, यानी कि बिजनेस प्लानिंग प्रोसेस क्या है, जो आपके पास इंटेंजिबल आइडिया है, उस आइडिया को आप सिस्टमैटिक तरीके से क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं किसमें, एक वाइबल प्रोडक्ट में लेके आते हैं, एक इंटरप्राइज में लेकर आते हैं। इट हेल्प्स एंटरप्रेन्योर रिड्यूस रिस्क, प्लान रिसोर्सेज एंड गाइड फ्यूचर ग्रोथ। इससे एंटरप्रेन्योर को फायदा क्या होता है, हेल्प कैसे होता है, कि वो रिस्क फैक्टर को मिनिमाइज करते हैं, अपने प्लान को बहुत बेहतर तरीके से प्लान करते हैं, किसको, रिसोर्सेज के, क्योंकि रिसोर्सेज क्या है, अनलिमिटेड तो है नहीं, लिमिटेड है हमारे पास। एंड गाइड द फ्यूचर ग्रोथ, आप भविष्य में किस तरीके से ग्रो करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक आ जा रहा है हमारे सामने, एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस प्लानिंग। देयर आर मल्टीपल एलिमेंट्स जब हम बिजनेस की प्लानिंग करते हैं। तो जो सबसे पहला क्या है, बिजनेस आइडिया आइडेंटिफिकेशन। यू हैव टू रिकॉग्नाइज द प्रॉब्लम और अपॉर्चुनिटी। आपको प्रॉब्लम देखना होगा या एक बेहतर अपॉर्चुनिटी देखने को, जिसको आपको इनकैश करना होगा। नेक्स्ट है अपॉर्चुनिटी एनालिसिस, चेकिंग मार्केट नीड एंड पोटेंशियल। आपको देखना होगा मार्केट में ऐसी क्या चीज़ है जो बाकी फर्म्स अभी उनको ऑफर नहीं कर पा रही। अगर आपने उसको आइडेंटिफाई कर लिया, नीड को, उस पोटेंशियल को, तो आप बेहतर तरीके से कैटर कर पाएंगे। फिजिबिलिटी स्टडी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपको देखना होगा कि जो चीज़ें आप सोच रहे हैं क्या वो पॉसिबल है। मैंने कह दिया मैं एक बाइक बनाऊंगा जिसका फ्यूल पानी होगा, आज की डेट में कोई ऐसी बाइक नहीं है जो पानी से चल सके। मैं ये नहीं कह रहा हूँ 10 साल बाद हो सकता है ये टेक्नोलॉजी आ जाए जिससे बन जाए, लेकिन अभी की अगर मैं बात करूँ तो टेक्निकली ये चीज़ पॉसिबल नहीं। तो फिजिबिलिटी स्टडी, टेस्टिंग वेदर द आइडिया इज प्रैक्टिकल एंड प्रॉफिटेबल। प्रॉफिटेबल, भाई प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि नहीं पॉसिबल है।
रिसोर्स प्लानिंग आपको अरेंज करना होगा फाइनेंस, मैन पावर, टेक्नोलॉजी एंड मटीरियल। रिस्क असेसमेंट, अगेन हाई रिस्क है, लो रिस्क है या मॉडरेट रिस्क है। बिजनेस प्लान प्रिपरेशन, आपको अपने सारे प्लान्स की क्या करनी होगी, स्ट्रक्चरल तरीके से उसकी डॉक्यूमेंटेशन करनी होगी। एंड इम्प्लीमेंटेशन में बात क्या करें, जो आप सारी बातें कर रहे हो डॉक्यूमेंट पे, अब उसको एक्चुअल में आपको एग्जीक्यूट करना होगा। एंड द लास्ट इज व्हाट, मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल, ट्रैक करना होगा परफॉर्मेंस को, देखना होगा कोई डेविएशन है तो डेविएशंस के हिसाब से आपको क्या करने होंगे, करेक्टिव एक्शंस लेकर उसको इंप्रूव करना होगा। तो ये हमारे क्या हो गए, बिजनेस प्लानिंग के एलिमेंट्स हो गए, बिजनेस आइडिया, अपॉर्चुनिटी एनालिसिस, फिजिबिलिटी स्टडी, रिसोर्स प्लानिंग, रिस्क असेसमेंट, बिजनेस प्लान प्रिपरेशन, इंप्लीमेंटेशन, मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रिपरेशन ऑफ प्रोजेक्ट प्लान। A project plan is a detailed written document that explain how the business will be started and managed. प्रोजेक्ट प्लान एक तरीके का लिखा हुआ डॉक्यूमेंट होता है जो कि यह बतलाता है कि बिजनेस किस तरीके से शुरू होगा और कैसे उसको मैनेज किया जाएगा। इन शॉर्ट में हम लोग देखेंगे कि क्या स्टेप्स होते हैं प्रोजेक्ट प्लान को प्रिपेयर करने के लिए। तो सबसे पहला स्टेप क्या हो जाएगा, सिलेक्शन ऑफ प्रोडक्ट और सर्विसेज। आपको सेलेक्ट करना होगा किस प्रोडक्ट में आपको जाना है, यानी कि फिजिकल प्रोडक्ट में जाना है या सर्विस में जाना है। देन नेक्स्ट क्या है, मार्केट एनालिसिस, आपको मार्केट को एनालाइज करना होगा, मार्केट के सारी कंडीशंस को, ट्रेंड्स को, कस्टमर को, कंपटीटर को, सबको समझना होगा। एंड द नेक्स्ट वन इज टेक्निकल एंड ऑपरेशनल प्लानिंग, आपको अपनी टेक्नोलॉजिकल जो प्लानिंग करनी होगी, क्या टेक्नोलॉजी चाहिए। ऑपरेशनल, आपकी डे टू डे जो एक्टिविटीज है आपको उनकी प्लानिंग करनी है, क्योंकि आपका स्मूथ ऑपरेशनल एक्टिविटीज होना चाहिए। अगर वो स्मूथ नहीं होगा तो आपके एग्जीक्यूशन में प्रॉब्लम्स आएंगी। एंड द फोर्थ वन इज व्हाट, द फाइनेंशियल प्लानिंग, सबसे इंपॉर्टेंट। भाई आपका बजट क्या है, आपका इनकम क्या होगा और आपका एक्सपेंडिचर क्या होगा, आपको ये प्लानिंग करनी पड़ेगी। नेक्स्ट आपका आएगा लीगल रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट। भाई जो लीगल और रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट है, गवर्नमेंट के क्या रूल्स हैं, आप किस सेक्टर में बिजनेस करने जा रहे हैं, तो वहाँ पे कुछ आपको सर्टिफिकेशंस करने होंगे, कुछ नॉर्म्स को मेंटेन करना होगा। रिस्क एंड फिजिबिलिटी एनालिसिस, यू हैव टू क्रॉस चेक कि क्या रिस्क है और प्रैक्टिकली वो जो आइडिया है, जो आपका प्रोजेक्ट प्लान है, वो पॉसिबल है या नहीं है। नेक्स्ट हम आते हैं कंपोनेंट्स ऑफ एन आइडियल बिजनेस प्लान। बिजनेस प्लान के कंपोनेंट क्या होते हैं जो कि एक आइडियल बिजनेस प्लान होता है। तो उसमें हम सबसे पहले बात करेंगे कौन सा कंपोनेंट आ जाएगा, हमारा मार्केट प्लान। द मार्केट प्लान एक्सप्लेन हु द कस्टमर आर एंड हाउ दे विल बी सर्व्ड। हमारे कस्टमर कौन से, यू नीड टू आइडेंटिफाई योर कस्टमर, और आप उनको कैसे सर्व करेंगे। अब इसमें कंपोनेंट क्या आएगा मार्केट प्लान में, टारगेट मार्केट, कस्टमर सेगमेंट, आप किस मार्केट को टारगेट कर रहे हो, उस मार्केट में किस स्पेसिफिक कस्टमर को आप टारगेट करना चाह रहे हैं। मार्केट की साइज एंड डिमांड एनालिसिस, आपका मार्केट साइज क्या है। डिमांड एनालिसिस, आपको समझना होगा कि कस्टमर कितनी डिमांड है आपके उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट, क्योंकि वहां पे आप अकेले प्लेयर नहीं, बहुत से प्लेयर होंगे। प्राइसिंग स्ट्रेटजी, आपकी प्राइसिंग क्या होगी, आप किस तरीके की प्राइस कर रहे हैं, साइकोलॉजिकल प्राइसिंग कर रहे हैं, क्या 999 रख रहे हैं, क्या आप इस जो है पेनिट्रेशन प्राइसिंग रख रहे हैं, जैसे कि जियो ने क्या किया था, फ्री कर दिया था। फ्री किया था किस लिए, ताकि जो टेलीकॉम इंडस्ट्री वो एकदम डेंस थी, तो उसने पेनिट्रेट किया फ्री के साथ और मार्केट में धीरे धीरे वो अपने आप को एक्सपेंड कर गया। प्रमोशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटजी, आप किस तरीके से अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करेंगे और डिस्ट्रीब्यूशन अवेलेबिलिटी कैसे इंश्योर करेंगे, तो ये भी एक पॉइंट आता है। नेक्स्ट जो हमारा कंपोनेंट आएगा वो आएगा फाइनेंशियल प्लान। फाइनेंशियल प्लान ये बताएगा कि भाई आपकी फाइनेंशियल वाइबिलिटी क्या है आपके बिजनेस की। तो इसमें जो कंपोनेंट आएंगे, कैपिटल रिक्वायरमेंट, आपको पैसा कितना चाहिए। सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, आपका सोर्स क्या होगा फाइनेंस का, आपका खुद का पर्सनल सेविंग है, आप लोन लेंगे, आपके पास इन्वेस्टर्स हैं या वेंचर कैपिटल के पास जाएंगे। कॉस्ट एस्टिमेशन, आपका क्या खर्चा आएगा आपको एस्टिमेट करना होगा, अलग अलग एक्सपेंडिचर्स को आपको देख लेंगे। सेल्स एंड रेवेन्यू प्रोजेक्शंस, आपको देखना होगा कि आपका कितना नंबर ऑफ यूनिट आपका ये बिक सकता है मार्केट में, उससे आप कितना रेवेन्यू जनरेट करोगे, ये आपको प्रोजेक्ट करना होगा, फॉरकास्ट करना होगा। ये सारी चीज़ें आपको ऑन पेपर रखनी होगी अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग में जब हम बात करेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट आपको बनाना होगा, कैश फ्लो, इनफ्लो क्या होगा, आउटफ्लो क्या होगा। ब्रेक इवन एनालिसिस, ब्रेक इवन एनालिसिस का मतलब क्या होता है कि जब फर्म अपने एक्सपेंडिचर और इनकम के बराबर पे आ जाती है उसको हम कहते हैं ब्रेक इवन, यानी नो प्रॉफिट नो लॉस की। And the third, that is last one, is what? Operational plan. Operational plans explain how business will function daily. ऑपरेशनल प्लान, ऑपरेशंस क्या होता है, डेली बेसिस एक्टिविटी, तो आप डेली बेसिस पे अपने प्लान को किस तरीके से एग्जीक्यूट करोगे। अब इससे इंपॉर्टेंट वेरिएबल्स क्या हो जाएंगे, लोकेशन एंड लेआउट, आपका प्लांट किस जगह पर लोकेटेड है। ऐसी जगह पे है जहां से रोड की कनेक्टिविटी है, तो यानी कि आपकी लोकेशन अच्छी है।
क्या आपके लोकेशन से आपके आसपास जो है लेबर की अवेलेबिलिटी है, क्या मार्केट की अवेलेबल नियतनेस है कि नहीं है, लेआउट कैसा है, आपने किस तरीके से लेआउट बनाया, क्योंकि लेआउट अगर आपका गलत बनेगा तो ये आपकी वर्किंग इफिशियंसी पर इम्पैक्ट डालेगी, क्योंकि अननेसेसरी मूवमेंट होगा। तो अगर अननेसेसरी मूवमेंट होगा, फटीग होगा, लोग थकेंगे और टाइम भी किल होगा। नेक्स्ट हमारा प्रोडक्शन सर्विस प्रोसेस, आपका प्रोडक्शन या सर्विस का प्रोसेस कैसा है। टेक्नोलॉजी एंड इक्विपमेंट आप किस तरीके की यूज़ करें, क्योंकि टाइम टू टाइम आपको अपने टेक्नोलॉजी और इक्विपमेंट्स को भी अपग्रेड एंड अपडेट करना पड़ेगा। सप्लाई चेन एंड लॉजिस्टिक्स, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज जो आप प्रोड्यूस कर रहे हैं, या आपको रॉ मटेरियल मंगवाना है या फिनिश प्रोडक्ट आपको बाहर भेजना है, तो आप किस तरीके से लॉजिस्टिक्स को मैनेज करते हैं। एंड द लास्ट वन इज द ह्यूमन रिसोर्स रिक्वायरमेंट, आप किस तरीके से अपने मैन पावर की रिक्वायरमेंट को मैनेज करते हैं, क्योंकि एम्प्लॉय रिटेंशन एक बहुत बड़ा टारगेट होता है। अभी हम पीछे पड़े ना टैलेंट एक्विजिशन, तो अगर आप ह्यूमन रिसोर्स को अपने मैनेज नहीं कर पा रहे तो ये आपके लिए बहुत डिफिकल्टी, नए लोग आएंगे, आप उनको सिखाएंगे, फिर उनके साथ काम करना है, तो एक अपने आप में चैलेंज हो जाता है। अभी जो हम लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे वो अब हमारा है फिजिबिलिटी एनालिसिस। Feasibility analysis is the process of evaluating whether a proposed business idea or project is practical, viable and profitable before investing resources। यानी कि प्रोडक्ट को बनाने से पहले हमें ये देखना होगा क्या प्रैक्टिकली वो पॉसिबल है, हो सकता है कि नहीं। अगर हो सकता है तो क्या वो वाइबल हो पाएगा कि नहीं, सस्टेन कर पाएगी कि नहीं, क्या इससे हम प्रॉफिट कमा पाएंगे कि नहीं कमा पाएंगे। इन सारे वेरिएबल्स को हमको जो देखना है उसको इवेल्युएट करने को ही हम क्या कहते हैं, फिजिबिलिटी एनालिसिस कहते हैं। वैसे कई तरीके की फिजिबिलिटी एनालिसिस होती है, लेकिन इस यूनिट में हम कुछ स्पेसिफिक टाइप ऑफ फिजिबिलिटी एनालिसिस को ही पढ़ेंगे। और सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे वो है इकोनॉमिक फिजिबिलिटी। इकोनॉमिक फिजिबिलिटी का मतलब कहते हैं एग्जामिन वेदर प्रोजेक्ट इज इकोनॉमिकली बेनिफिशियल फॉर द एंटरप्रेन्योर एंड सोसाइटी। भाई क्या इकोनॉमिक तौर से तरीके से प्रोजेक्ट आपके लिए वाइबल है कि नहीं। अब इसमें की एस्पेक्ट क्या है, अपॉर्चुनिटी कास्ट क्या है, व्हाट आर वी गिविंग अप बाय चूजिंग दिस प्रोजेक्ट ओवर अनदर अपॉर्चुनिटी, क्योंकि अपॉर्चुनिटी मतलब आप अपॉर्चुनिटी को सेक्रीफाई कॉस्ट भी कहा जाता है, क्योंकि आप इसको अगर सेलेक्ट कर रहे हैं तो आपको क्या कॉस्ट पे करनी है, क्योंकि आप किसी को छोड़कर जा रहे हैं। सोशल एंड एंटरप्रेन्योर इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट, लॉन्ग टर्म इफेक्ट क्या है कम्युनिटी पर, इन्वायरमेंट पे। रिसोर्स एलोकेशन, इज दिस मोस्ट इफिशियंट यूज ऑफ कंपनीज लिमिटेड रिसोर्सेज, क्या हम अपने कंपनी के लिमिटेड रिसोर्सेज को बेहतर तरीके से यूज कर पा रहे हैं। तो इकोनॉमिक फिजिबिलिटी का मतलब क्या है, इकोनॉमिकली क्या हमारा ये प्रोडक्ट, क्या हमारा ये बिजनेस प्लान सक्सीड हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। यू हैव टू क्रॉस चेक ऑन द बेसिस ऑफ दीज एस्पेक्ट्स। अब हमारे मेथड्स क्या है, दैट इज कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, ए सिस्टमैटिक अप्रोच टू कंपेयरिंग टोटल प्लस बेनिफिट्स एंड माइनस कॉस्ट। आपको देखना होगा कि आपका कितना बेनिफिट हो रहा है, आपकी लागत क्या आ रही है, तो आप क्या सरप्लस जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। अगर नहीं जा रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि आपके लिए इकोनॉमिक फिजिबिलिटी अचीव नहीं हो रही है। नेक्स्ट है हमारा सेंसिटिविटी एनालिसिस, टेस्टिंग व्हाट इफ सिनेरियो, अगर रॉ मटेरियल की कॉस्ट 20% बढ़ जाएगी तो क्या होगा। इस तरीके से सेंसिटिविटी एनालिसिस करके हम इकोनॉमिक फिजिबिलिटी को भी देखते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है मार्केट फिजिबिलिटी, दिस assess whether there is a viable market for the product or service। You essentially asking will anyone actually buy for this, क्या आपके प्रोडक्ट को मार्केट में खरीदा जाएगा कि नहीं देख जाएगा, कस्टमर इसकी डिमांड करेंगे कि नहीं करेंगे, क्या ये मार्केट में सरवाइव कर पाएगा। तो सबसे जो एक की एस्पेक्ट मार्केट फिजिबिलिटी में, यू हैव टू क्रॉस चेक व्हाट मार्केट डिमांड, इज देयर अ गैप इन मार्केट और प्रॉब्लम दैट नीड सॉल्विंग, क्या मार्केट में कोई ऐसी प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन ही आपका प्रोडक्ट है, अगर वो आपका प्रोडक्ट उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है तो 100% मार्केट में आपकी डिमांड होगी। टारगेट ऑडियंस, डिटेल डेमोग्राफिक्स, क्या आपके पास अपने ऑडियंस की पूरी एक डेमोग्राफिकल इंफॉर्मेशन, उसकी एज क्या है, इनकम ग्रुप क्या है, कहाँ पे रहने वाला है, कंज्यूमर का बिहेवियर क्या है, ये सारी इंफॉर्मेशन हैं आपके पास। कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप, आइडेंटिफाई डायरेक्ट एंड डायरेक्ट कंपटीटर एंड देयर मार्केट शेयर, आपके साथ डायरेक्टली कौन मार्केट में compete कर रहा है या इनडायरेक्टली कौन compete कर रहा है, 100% मार्केट में उस कंपटीटर का परसेंटेज कितना है। ये सारी चीजें आपको देखनी होगी। पता चला मार्केट में रिलायंस जैसा प्लेयर है, अगर आपको उसके साथ compete करना है तो आपको थोड़ा सा समझना होगा क्या आप उस मार्केट की प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर पाए। आइडेंटिफाई करके अगर आपने सही तरीके से उस प्रॉब्लम को सॉल्ट आउट किया अपने प्रोडक्ट से, तो आप डेफिनेटली मार्केट को क्रैक कर सकते हैं, चाहे कोई भी कंपनी। बट यू नीड टू अंडरस्टैंड द राइट प्रॉब्लम। मेथड्स क्या हैं इसके, सर्वे एंड फोकस ग्रुप, डायरेक्टली आप अपने जो पोटेंशियल कस्टमर्स हैं उनकी नीड को आप समझिए। प्राइस सेंसिटिविटी, इंडियन कंज्यूमर ऐसा है कि कम पैसे पे उसको मैक्सिमम क्वालिटी चाहिए, क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है लेकिन पैसा ज्यादा नहीं देना है। सेकेंडरी रिसर्च, एनालाइजिंग इंडस्ट्री रिपोर्ट,
सेंसस डेटा एंड मार्केट ट्रेंड्स, जो अवेलेबल डेटा है, इंफॉर्मेशन है, उसको उठाइए, उसको एनालिसिस कीजिए और देखिए उसका क्या इम्पैक्ट है। नेक्स्ट है स्वॉट एनालिसिस, आइडेंटिफाई द स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट रिलेटेड टू द मार्केट। अब जो हम बात करेंगे, हम बात कर रहे हैं सेकंड लास्ट हमारा जो फिजिबिलिटी है वो है टेक्निकल फिजिबिलिटी। और टेक्निकल फिजिबिलिटी का मतलब है टेक्निकल रिसोर्स है, टेक्नोलॉजी के सेंस में ये पॉसिबल है कि नहीं है। दिस इवेल्युएट वेदर ऑर्गेनाइजेशन हैज और कैन ऑब्टेन द टेक्निकल रिसोर्सेज एंड एक्सपर्टीज टू डिलीवर द प्रोजेक्ट। क्या आपको इस प्रोजेक्ट को डेवलप करने के लिए जो टेक्नोलॉजी चाहिए, जो टेक्निकल लोग चाहिए, जो रिसोर्सेज चाहिए, आपके पास हैं? अगर नहीं है तो क्या आप उसको ऑब्टेन कर सकते हैं, आप मैनेज कर सकते हैं? अगर आप मैनेज कर सकते हैं तो इसका मतलब आपके अंदर टेक्निकल फिजिबिलिटी, आप प्रोडक्ट को डेवलप कर सकते हैं। तो बेसिकली टेक्निकल फिजिबिलिटी विल आंसर द क्वेश्चन व्हाट कैन वी बिल्ड इट। अगर आप बिल्ड कर सकते हैं तो आप टेक्निकली फिजिबल हैं, अगर आप बिल्ड नहीं कर सकते तो टेक्निकली फिजिबल आप नहीं है। की एस्पेक्ट इसमें बात करेंगे हम, क्या आएगा? हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। आइडेंटिफाई द इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायर्ड, हमें किस तरीके का हार्डवेयर चाहिए, सॉफ्टवेयर क्या चाहिए, वो चीजें हैं कि नहीं। हम मैनेज कर सकते हैं तो हम बना सकते हैं, नहीं मैनेज कर सकते तो हमारे लिए एक टास्क है, ये बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। टेक्निकल एक्सपर्टीज, डज द करंट टीम हैव द स्किल्स और इज हायरिंग आउटसोर्सिंग नीडेड। हमारे पास जो अभी एग्जिस्टिंग एग्जिस्टिंग लोग हैं, क्या वो काम कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे तो क्या हमें बाहर से टीम लेनी पड़ेगी? बाहर से अगर हम टीम ले रहे हैं तो क्या उसको हम मैनेज कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? स्केलेबिलिटी, कैन द टेक्नोलॉजी हैंडल ग्रोथ इन यूजर और प्रोडक्शन। क्या इस टेक्नोलॉजी से हम ग्रो कर पाएंगे यूजर के सेंस में, प्रोडक्शन के सेंस में? मेथड्स क्या है इसके? प्रोटोटाइपिंग, आप एक फंक्शनल प्रोटोटाइप एक बनाते हैं, जो आपका क्या होता है, पीओसी होता है, प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट, यानी कि जो आप कह रहे हैं उसके लिए आपने एक सिंगल एक मॉडल बनाया और अपने फीचर्स को आप टेस्ट करते हैं कि वो फंक्शनल है कि नहीं है। टेक्निकल ऑडिट, आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि टेक्निकली जो आप प्रॉमिस कर रहे हैं अपने उस प्रोडक्ट में, क्या वो आप दे पा रहे हैं कि नहीं। अगर इज देयर एनी गैप तो आपको गैप को आइडेंटिफाई करके उसको फुलफिल करना होगा। एंड अल्टरनेटिव असेसमेंट, यू हैव टू क्रॉस चेक कि भैया और भी क्या हमारे पास डिफरेंट टेक्नोलॉजीज हैं जिसके थ्रू हम इस काम को कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। एंड द लास्ट वन इज व्हाट? financial feasibility. Financial feasibility check whether the business can generate sufficient return and manage finance effectively. अगर आपका जो प्रोडक्ट है, आपका जो बिजनेस है, क्या वो अच्छा पैसा कमा रहा है, क्या उसके पास रिटर्न बेहतर आ रहे हैं, हमारा इनकम बेहतर है हमारे एक्सपेंडिचर के हिसाब से। अगर हमारे पास रेवेन्यू जनरेशन हो रहा है तो हम अपने फाइनेंस को मैनेज कर पा रहे हैं, तो हम फाइनेंशियली फिजिबल हैं। अब इसके अगर की एस्पेक्ट की बात करें तो स्टार्टअप कैपिटल, टोटल इन्वेस्टमेंट नीडेड टू लॉन्च। आपको जब शुरू में अपना बिजनेस लॉन्च करना है तो कितना पैसा आपको चाहिए, क्या वो आपके पास है? ऑपरेटिंग कॉस्ट, आपको क्योंकि अपना बिजनेस आपको रन करना है तो हर महीने के कुछ ऑपरेशनल कॉस्ट होते हैं, जैसे कि आपको आपकी अपने ऑफिस का रेंट देना पड़ सकता है, फैक्ट्री का रेंट देना पड़ सकता है, एम्प्लॉइज जो काम करें उनकी सैलरी, जो यूटिलिटीज है, और बहुत से छोटे छोटे खर्चे होते हैं। ये आपकी ऑपरेशनल कॉस्ट है, तो इतना पैसा है कि आप ऑपरेशनली अपने आप को रन कर लेंगे। रेवेन्यू प्रोजेक्शन, अगले 2 साल 3 साल 5 साल में आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इतना सेल्स हो जाएगा तो इतना रेवेन्यू आपके पास आएगा। ये चीज़ें आपको क्रॉस चेक करनी होगी। अगर नहीं कर पाएंगे तो यानी कि आप फाइनेंशियली अपने आप को फिजिबल नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि माना गया फाइनेंस क्या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक ब्लड की तरह काम करता है। एंड द नेक्स्ट वन इज व्हाट? मेथड्स, ब्रेक इवन एनालिसिस। आपको देखना होगा कि क्या आप ब्रेक इवन पहुंच पा रहे हैं कि नहीं। आपका जितना इन्वेस्टमेंट है और जितनी आपकी इनकम है वो अगर इक्वल हो जाती है तो उसको हम क्या कहते हैं? ब्रेक इवन पॉइंट कहते हैं। द प्रोसेस इज नोन एज व्हाट? ब्रेक इवन एनालिसिस। कॉस्ट फ्लो फॉरकास्ट, मंथ बाय मंथ आपको ये देखना होगा कि आपका कितना इनकमिंग है और कितना आउटगोइंग है। तो इससे हम क्रॉस चेक कर पाएंगे फिजिबिलिटी एनालिसिस। वीडियो अगर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू।